हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप सभी जैसा कि पंपलेट देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो VVI 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन हैं, वो सभी का आज डिटेल डिस्कशन मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये सारी के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं लिखा रहा हूँ SST का, इनसे लगभग चांसेस आप कर सकते हैं आपके एग्जाम में सीधे ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी कम से कम कुछ समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं और ये एग्जाम सीधे आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आइए पहला क्वेश्चन आपका है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो खिलाफत आंदोलन आखिर क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, खिलाफत आंदोलन क्या था, तो इसकी बात करें तो देख सकते हैं आप तुर्की का जो खलीफा है, तुर्की का खलीफा संपूर्ण इस्लामी दुनिया का धार्मिक गुरु माना जाता था। उस समय में जो तुर्की के खलीफा हुआ करते थे वो संपूर्ण इस्लामिक दुनिया का धार्मिक गुरु माना जाता था और इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए तथा तुर्की के विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस समय में क्या हुआ था कि यानी आपको कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, तुर्की का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो उनके जो खास करके जो विभाजन हुआ था, तुर्की के विभाजन के विरोध में यह खिलाफत आंदोलन जो है ना, भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई थी। तो भारत में भी बहुत सारे लोग इस आंदोलन के समर्थन में एकजुट हो गए थे। कह सकते हैं कि इस आंदोलन को आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं। खिलाफत आंदोलन में सभी लोग एकजुट हो गए थे और गांधी जी को एक नई दिशा भी मिली थी इस आंदोलन में अपना जो है भूमिका निभाने में। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को खास करके करने में इस आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही। तो कह सकते हैं इस आंदोलन में सांप्रदायिकता की बू को समाप्त करने के लिए पूरा राष्ट्र भाई भाई की भावना से प्रेरित होकर के आग जाग उठा, यानी सभी पूरा राष्ट्र भाई भाई भावना से प्रेरित होकर के जाग उठा। मतलब इससे पहले जो है अंग्रेज जो है बाद में हिंदू मुस्लिम की को लेकर के खास करके हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर भी बहुत सारे जो है ना दंगे फसाद या फिर हमेशा एक दूसरे के विरोध में खड़े रखते थे। जबकि खिलाफत आंदोलन हुआ था जब तुर्की का जब विभाजन कर दिया अंग्रेजों ने और खास करके उन यानी कि कह सकते हैं उनसे जो है पर्दाफाश हुआ, उनके अंग्रेजों का जब पर्दाफाश हुआ तो सभी लोग जो है ना भाई भाई के नारे लगाने लगे, सभी लोग एकजुट हो गए थे और खिलाफत आंदोलन में सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ हो गए थे। क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने अपनी चाल बड़ी चतुराई से चली थी। इससे पहले अंग्रेजों ने अपनी चाल बहुत ही बड़ी चतुराई से चली थी। मुस्लिम लीग में जिसमें सांप्रदायिकता की भावना दिख रही थी, जिसके तदुपरांत खिलाफत आंदोलन का और भयानक रूप स्पष्ट होता था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच खाई नजर आने लगी थी। इस वजह से कभी लग नहीं रहा था कि भारत आज़ाद हो पाएगा। तो यहाँ पे जो बहुत सारे नेता लोग थे, इन्हें कभी नहीं लगा था ये जो जिस तरीके से आज़ादी मिले, मान लीजिए कि भारत को आज़ादी मिलने में जो देरी हो रही थी, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हिंदू मुस्लिम में जो खाई नज़र आ रही थी उस चीज़ को फ़ायदा उठाते थे अंग्रेज लोग। इसलिए शौकत अली और मोहम्मद अली ने बड़े सोच समझ कर इस आंदोलन को चलाया था और उसे भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन कहा गया। और यह आंदोलन कह सकते हैं भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता के जनक माने जा सकते हैं। और उस समय के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि अब इन हिंदू मुस्लिम को खास करके अलग करना मुश्किल हो जाएगा और इन लोगों को एकजुटता के कहीं एकजुट होकर के लोग जब आंदोलन के लिए तैयार हो गए, इसी आंदोलन को नाम आप कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन। मुख्य रूप से आपको यह क्वेश्चन था कि खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों, तो इसका होने का कारण आप कह सकते हैं कि तुर्की के खलीफा का संपूर्ण इस्लामी दुनिया का धार्मिक गुरु जिसको माना जाता था, तो इन्होंने क्या कर दिया, तुर्की का विभाजन कर दिया। तो मुख्य रूप से तुर्की का विभाजन ही खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जिस वजह से सभी लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हो गए। ये आपका पहला क्वेश्चन था हिस्ट्री का, मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ, इस बार भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएँ। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों हुई। आप जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अगर आप सबसे पहला तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये आप जानेंगे इंग्लैंड से हुई। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि इंग्लैंड से ही क्यों हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से क्यों हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड जो है ना पहले से ही बहुत ज़्यादा यूरोपीय राष्ट्र में सबसे ज़्यादा परिपूर्ण समृद्ध राष्ट्र पहले से ही रहा था इंग्लैंड। और इंग्लैंड की तो जो है हालत ख़राब हुई थी, खास करके आपको प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी हालत ख़राब हुई थी। लेकिन इससे पहले औद्योगिक धंधे या फिर हर क्षेत्र के मामले में यूरोपियन कंट्री हर चीज़ में आ गया था, जिसमें इंग्लैंड भी था एक समृद्ध शक्तिशाली देश। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों इंग्लैंड से हुई। तो इसका नॉर्मली आप अपने लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखा गया हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इसके प्रमुख कारण क्या है, देखिए प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति अगर देखें, भौगोलिक स्थिति मतलब वो समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, मतलब बसा हुआ एक देश है, कंट्री है, और वहाँ उद्योग धंधे का विकास अनुकूल परिस्थिति, उद्योग धंधे के विकास के लिए वहाँ परिस्थिति अनुकूल है। इसके अलावा उसके पास अच्छे समुद्री बंदरगाह एवं प्रचुर मात्रा में लोहा और कोयला जैसे खनिज उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में लोहा और कोयला जैसे खनिज वहाँ पे उपलब्ध हैं। जबकि 18वीं शताब्दी में देखें तो 18वीं शताब्दी में आपको इंग्लैंड में कृषि क्रांति भी हुई थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या हुई, कृषि क्रांति। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं, जिससे सस्ते मजदूर बड़ी संख्या में उपलब्ध हो गए थे, ये कृषि क्रांति के कारण। उसके बाद मुक्त व्यापार मतलब जब इंग्लैंड में एक मुक्त व्यापार नीति लाया गया, मुक्त व्यापार नीति के बाद जो है ना इंग्लैंड का और भी ज़्यादा वहाँ पे उद्योग धंधा बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप नीति अपनाकर ब्रिटिश सरकार ने व्यापार और उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार आपको औद्योगिक क्रांति लाने में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो वैज्ञानिक है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाए, खास करके औद्योगिक क्रांति लाने में। तो औद्योगिक क्रांति मतलब आप सीधा समझेंगे कि मशीनों का आविष्कार, जैसे जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे लोग जो हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनके हाथों से जो हथकरघा और कुटीर उद्योग है, ये सब उद्योग छूटते गए। तो मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति की जैसे ही शुरुआत हुई, और जो आप हाथ से बना करके जो भी सामान का यूज़ करते हैं, मान लीजिए हाथ से बनाए हुए कोई कपड़े वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जबकि वही मशीन में बनाए हुए कपड़े काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो जब उद्योग धंधे फैक्ट्री आए तो क्या हुआ, बहुत सारे मजदूरों के घर से उनका रोजगार धंधा छिन गया। ये औद्योगिक क्रांति आई तो कुछ हद तक तो सफल भी हुई, कुछ हद तक इनके बेनिफिट हुए, इनके फायदे भी हुए, लेकिन इनसे कई सारे नुकसान भी हुए। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, उनका थोड़ा सा नुकसान हुआ। ये सभी लोग उद्योग की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए। सभी लोग जो है अपने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिए, और अपने घरों से जो काम कर रहे थे, जो कुटीर उद्योग चला रहे थे, वो बंद हो गए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की विकास इंग्लैंड से ही क्यों हुई। कह सकते हैं कि उस समय में जिसवीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक परिपूर्ण यानी समृद्ध कंट्री था, और वहाँ पे इन सारी चीज़ों की भौगोलिक स्थिति भी थी, और अनुकूल बंदरगाह भी था। वहाँ पे लोहा और कोयला जैसे खनिज पदार्थ भी वहाँ पाए जाते थे। इस वजह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपको इंग्लैंड से ही हुई। क्लियर है? तो यह आपको एग्जाम में आएगा तो जरूर आप लिख देंगे, हमें आशा है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को मैंने देखा है कि आपको ये क्वेश्चन जो है सोशल साइंस में, आपको हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और केमिस्ट्री में भी, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन है आपको। इसके अलावा पर्यावरण जो आपका बायोलॉजी में है उसमें ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मिला जुला के हर एक चैप्टर में आपको देखा, हर एक बुक में दिखने को मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को आप वीआई मार्क कीजिए, यहाँ तक कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक से क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन था क्या, उसको हम लोग जानते हैं। नर्मदा नाम से ही आप क्लियर है कि नर्मदा नदी की बात की जा रही है। तो नर्मदा नदी अगर मान लीजिए किसी कहीं कहीं अगर वो गंदे हो रही है या फिर खराब हो रही है, तो कहीं कहीं उनको बचाने का ही एक आंदोलन है। तो इसमें क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ बचाओ होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। मतलब भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसमें सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना मुख्य रूप से इनका उद्देश्य रहा। इस आंदोलन के समर्थकों का यह तर्क है कि जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानिक संप्रदायों का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। इसमें जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों का स्थानीय संप्रदाय का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। कह सकते हैं मतलब इस आंदोलन के जो समर्थक हैं उन लोगों का तर्क मतलब उन लोगों का जो है दिमाग, उन लोगों का कहना हुआ है कि जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों पर स्थानीय संप्रदायों का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। और सरदार सरोवर परियोजना के विरोध का पीछे यह तर्क दिया कि यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। यानी सरदार सरोवर जो परियोजना बनाई गई थी, वो नर्मदा नदी पर बनाई गई थी, उसके पीछे यह तर्क दिया गया कि यह पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो इसलिए जो है खास करके नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार का ध्यान कृषि के मामले में, कृषि के क्षेत्र में उनका ध्यान को अपनी ओर खींचना, ये मुख्य उद्देश्य कर सकते हैं इसको। ऐसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो मेधा पाटकर थे। मेधा पाटकर मैं आपको बता दूँ, मेधा पाटकर याद रखेंगे, मेधा पाटकर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत से बेसिक सा क्वेश्चन है और आप सभी जानते होंगे। एटीएम क्या है? क्वेश्चन है कि एटीएम क्या है। तो एटीएम ऐसे तो इसका फुल फॉर्म बोले तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन कह सकते हैं इसको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इसके बारे में अगर पूछे कि क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड और अंकित सूक्ष्म संकेत होते हैं, छोटे छोटे संकेत होते हैं, उसके आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा को ही एटीएम कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का एक छोटे से कार्ड है और उसमें जो कुछ अंकित कुछ सूक्ष्म संकेत हैं, उसके आधार पर आप कहीं भी किसी भी समय निर्धारित बैंक केंद्र से पैसे निकालने की एक सुविधा होती है एटीएम। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, एटीएम को। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये है आपको बिहार सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है। कैसे? आखिर बिहार को सबसे अधिक आपदाग्रस्त राज्य बनाया गया था। आप जानते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग बिहार से हैं तो बिहार के बारे में इतना बात तो पता होगी कि बिहार जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र यानी आपदाओं से घिरा हुआ कह सकते हैं कि यह राज्य है। इस राज्य में कई सारे खास करके बांध भी बनाए गए हैं, फिर भी यहाँ बाढ़ हर साल आती है। ये तो आप जान रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ के अलावा सूखा, तूफान, वज्रपात, भूकंपीय आपदाएं, ये सब तो आती रहती हैं, कॉमन सी चीज़। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये आपदाग्रस्त राज्य है, यह आपको कैसे बताना है। तो आप जानते हैं बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यहाँ पे आपको बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात, भूकंपीय आपदाएं आती है। बाढ़ तो बिहार की नियति बन गई, कह सकते हैं बाढ़ बिहार की क्या है, नियति बन गई, क्योंकि सबसे मेन है कोसी नदी। और कोसी नदी जो इतनी हाइट पर से आती है वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा वेग से कई सारे गाद को लेके आती है, और उसके गाद की वजह से जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, जब उस रास्ते से वो गुजरती है तो बड़े बड़े मट्टी, चट्टान सबको कुड़ते हुए वो तोड़ते हुए निकल जाती है। तो कह सकते हैं कि कोसी नदी मुख्य रूप से बिहार का स्रोत है, और हर साल बिहार में बाढ़ लाने का सबसे प्रमुख जो नदी है वो कोसी नदी है। इसके अलावा गंगा नदी भी बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। तो इसके देख सकते हैं कि बिहार की खास करके मुख्य रूप से नियति बन गई है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच गुजरती है, लगभग कह सकते हैं कि ये बहुत लंबी है बिहार में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर बिहार के लोग खास करके उत्तर बिहार के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की परेशानी से चलते हैं। उत्तर बिहार के लोग को प्रत्येक वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सूखा का प्रभाव ज़्यादा दक्षिण एरिया में। अब ऊपर उत्तर बिहार में पूरा सूखा, आप जानते हैं कि बिहार का जो ऊपर वाला एरिया, अगर ये बीच में गंगा नदी बह रही है तो ऊपर वाला एरिया उत्तर बिहार है, नीचे वाला आपको दक्षिण बिहार है। ऊपर वाला एरिया पूरा बाढ़ से प्रभावित रहता है, जबकि नीचे वाला एरिया सूखा से प्रभावित रहता है। तो ये स्थिति बिहार में है।
इसके अलावा कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम एवं मध्य दक्षिण में बिहार में अधिक पड़ता है। कह सकते हैं सूखा का प्रभाव दक्षिण क्षेत्र कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम ये वाला क्षेत्र आप कह सकते हैं, या दक्षिण पश्चिम ये वाला क्षेत्र, और बिहार में यानी दक्षिण पश्चिम और मध्य दक्षिण के बीच में भी बहुत ज़्यादा पड़ता है सूखा का प्रभाव। ठीक है, तो भूकंप का 3 सर्वाधिक प्रभाव, मतलब 3 जो है सर्वाधिक प्रभाव जो है उत्तर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ता है। भूकंप का 3 प्रभाव सबसे ज़्यादा सीमावर्ती क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार बिहार में आप कह सकते हैं कि बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती है। इसके अलावा तूफान बरसात तो ये होते रहती है ना। जब भी तूफान आती है तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के घर ढह जाते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये बाढ़ के बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो बिहार में आपदा के मुख्य कारण क्या है, और इसमें आप जब भी बिहार में आपदा के बारे में बोले तो आपको कोसी नदी का जिक्र जरूर करना है। ठीक है ना। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है, तो ये एजेंडा 21 जो है एक कार्यक्रम है जो कि आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो दी जेनेरियो, ये ब्राज़ील के एक शहर है रियो दी जेनेरियो, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे सभी लोग, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मतलब हैं सभी देशों के अध्यक्ष लोग जो है आकर के 800 पृष्ठ का एक जो है घोषणा पत्र पर साइन किया था, और सभी लोग मिल करके 21 कार्यक्रम को विधिवत तैयार किया था। 21 कार्यक्रम को जो तैयार किया था वो 21 कार्यक्रम स्पेशली कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु खास ये जो है एक एग्रीमेंट तैयार किया गया था, जिसमें कि सभी लोग मिलकर उस पर साइन किए थे, और पर्यावरण के बारे में क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती है, क्या सुधार हो सकता है, उनके बारे में विचार विमर्श किया गया था। इसी ही एजेंडा 21 कहा गया। एजेंडा 21 का मतलब है कि इसमें लगभग 21 योजना शामिल किया गया था। इन 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था सभी लोग मिलकर के, सारे देशों के लोग मिलकर। और ये पूछा जाता है इसकी जो है एजेंडा 21 में घोषणा पत्र कितने पृष्ठ का है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे 800 पृष्ठ का ये घोषणा पत्र है। कितने पृष्ठ का? 800 पृष्ठ का ये घोषणा पत्र था, जिसमें कि लगभग 21 कार्यक्रम शामिल थे। ठीक है, एजेंडा 21 में। और यह आपको इसको ये याद रखें कि यह रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील जो कि आपको दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा सा देश है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें। भारत में पाइपलाइन परिवहन का आपको वर्णन करना है कि पाइपलाइन परिवहन क्या है। तो आप जानते हैं पाइपलाइन से बहुत सारे काम जो है भारत में होती है। तो भारत में पाइपलाइन वर्तमान समय में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन है। यह जो है सबसे प्रमुख साधन आप कह सकते हैं पाइपलाइन, और इसके द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। मतलब कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस यहाँ से वहाँ भेजे जाते हैं, इसका परिवहन होता है आपको खास करके पाइपलाइन सुविधा के थ्रू। इसके बाद ठोस पदार्थों को घोल बना करके इन्हें भी पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो पाइपलाइन होती है जमीन के नीचे जो खोद करके उसे मोटा मोटा जो पाइप लगाया जाता है, उस पाइपलाइन से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस एवं ठोस पदार्थों का घोल बना करके इनके द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। इस देश से उस देश, उस देश से इस देश, ये भेजने का काम पाइपलाइन के थ्रू ही किया जाता है। अगर बात करें तो पाइपलाइन की अगर सर्वप्रथम शुरुआत की बात करें तो यह आपको असम से बरौनी तक की पाइपलाइन बिछाई गई है। असम से बरौनी तक आप देख सकते हैं ये पाइपलाइन बिछाई गई है। अब असम राज्य से बरौनी अपने बिहार में यहाँ तक पाइपलाइन बिछी है, और बरौनी में भी तेल शोधक कारखाना है, तो पाइपलाइन बिछाई गई है। और हजीरा विजयपुर, यहाँ पे भी आपको कह सकते हैं हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, ये प्रमुख पाइपलाइन है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये एक प्रमुख पाइपलाइन है। इसके अलावा गुजरात के सलाया से मध्य प्रदेश के मथुरा तक पाइपलाइन बिछाई गई है। गुजरात के सलाया से मध्य प्रदेश के मथुरा तक पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके अलावा हजीरा जगदीशपुर में भी प्रमुख पाइपलाइन है, और आपको असम से बरौनी तक ये पाइपलाइन जो बिहार का है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन परियोजना है जो कि ईरान से पाकिस्तान होते हुए, देख सकते हैं ये ईरान से पाकिस्तान होते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भारत तक लाने की ये एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन परियोजना है, जो कि ईरान से पाकिस्तान होते हुए पेट्रोलियम की एक प्राकृतिक गैस है जो भारत तक लाने के लिए बनाई गई है। तो इस प्रकार कह सकते हैं भारत की अगर पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन से क्या क्या चीज़ें भेजी जाती है ये आपको बतानी चाहिए। इसके थ्रू कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस एवं ठोस पदार्थों का घोल बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, और एक देश से दूसरे देश तक भी यह फैला हुआ है, जमीन के नीचे से इसे बिछाया जाता है, और इसके थ्रू सभी जगह अब तेल, प्राकृतिक गैस एवं ठोस पदार्थ पहुँचाए जाते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं। और इसमें कुछ मेन मुख्य रूप से जो पाइपलाइन की जो मुख्य रूप से जो लाइन है आपको असम से बरौनी तक एक लाइन होगी, दूसरा हजीरा से बीजापुर जगदीशपुर, और तीसरा गुजरात से सलाया से मथुरा तक, और ईरान से पाकिस्तान होते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ईरान से मथुरा होते पाकिस्तान होते हुए भारत तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को लाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई क्वेश्चन मार्क कर दें। ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं। साख पत्र क्या है, अगर बात करें तो ये आपका है साख पत्र क्या है। ये थोड़े क्वेश्चन जो है आपको ढक रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। साख पत्र क्या है। अगर साख पत्र की बात करें तो साख पत्र हमसे हमारा तात्पर्य होता है वैसे साधनों से जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। इसी के आधार पर ऋणों का लेन देन होता है और लेन देन करते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है। और जो है आपको साख पत्र से वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने या बेचने के विनिमय के माध्यम का कार्य जो है आपको करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि साख पत्र मुद्रा की तरह कार्य करते हैं। साख पत्र किसी तरह मुद्रा की तरह है। साख पत्रों की लेन देन के कार्य में स्वीकृति के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाता है, यानी साख पत्रों के कार्य लेन देन कार्य में किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए साख पत्र को आप कह सकते हैं क्या, यानी कि आप बैंक का चेक ले लीजिए, या फिर ड्राफ्ट ले लीजिए, या फिर यात्री का
जो चेक होता है, ये सब जो है ना आपको कहीं कहीं साख पत्र हो जाएंगे। साख पत्र मतलब वो होता है कि आपने कहीं कहीं आप एक भरोसेमंद आदमी है या फिर आपको भरोसा है खास करके उस साख पत्र से। अब चेक देने का मतलब है कि चेक आपको दिया तो वो कहीं कहीं आपका क्रेडिट शो कर रहा है, आपके अकाउंट में पैसा है तो चेक है, आपको चेक दिया जा रहा है। और चेक जो है एक स्पेशली कह सकते हैं वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित अगर साख पत्र है तो वो चेक है। चेक वर्तमान समय में चेक प्रचलन सर्वाधिक है और एक ऐसा आदेश है जो निम्नलिखित है, जो क्या है लिखित है या लिखित के रूप में आदेश होता है। चेक बैंक जमा करता अपने बैंक के आदेश देता है और जो है लिखित रकम उसमें लिख करके व्यक्ति को दे देता है, जिससे कि बैंकर बैंक से वो पैसा निकाल सकता है। तो चेक से पैसा निकालना कितना आसान होता है आप जानते हैं। चेक खाली आपको कोई व्यक्ति अगर चेक आपको दे रहा है तो उसमें लिख करके दे दे और अपना साइन करके दे दे जितना पैसा आपको निकालना है वो निकालने के लिए, तो आपको पैसा जो है बैंक से कोई तरीके की आपको उसमें कोई तरह का बाउंडेशन कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, आप उसके अकाउंट से पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। तो चेक देने के बाद इसके अलावा आपको एक बैंक ड्राफ्ट होती है। क्या होती है? बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट में बैंक ड्राफ्ट जो होता है, बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा पत्र होता है जिसमें कि एक बैंक अपनी अन्य किसी अन्य शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है और उस ड्राफ्ट में लिखी हुई रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कम खर्च में ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। कम खर्च में ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुपया भेज सकते हैं वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। और चेक से तो आपको जिस बैंक का दिया गया उस बैंक में जाकर आप निकाल सकते हैं पैसा। इसके अलावा यात्री चेक यात्रियों को देने वाली सुविधा होती है एक, और सुविधा के लिए बैंकों द्वारा जारी किया गया या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी यात्री है वो बैंक रकम देने में या जमा करने में बैंक रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो भी बैंक है किसी व्यक्ति द्वारा जो यात्री है बैंक में रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त किया जा सकता है। वह यात्री इस यात्री को चेक को बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत करके मुद्रा प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये आपको जो है ना यात्री चेक भी एक होती है, तो आप कह सकते हैं 3 प्रकार का, एक है मेन चेक और एक बैंक ड्राफ्ट और तीसरा आपको यात्री चेक। यात्री चेक मतलब कि आप वो अगर यात्री चेक दे देते हैं किसी भी भाड़ा में तो वहाँ पे कहीं कहीं वो पैसे का जो है ना यूज कर लेगा, किसी बैंक में करके वो उपयोग कर लेगा अपने लिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका साख पत्र हो गया। साख पत्र आप कह सकते हैं एक तरीके से एक भरोसा होता है। मतलब साख पत्र मतलब आपके ऊपर भरोसा होता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति कहीं कहीं अपना जो है कुछ ना कुछ एग्रीमेंट कुछ ना कुछ मटेरियल देता है, जैसे चेक दे दिया तो वो कहीं कहीं एक भरोसा होगा कि बैंक का ये व्यक्ति है और उनका यहाँ पे पैसा जमा है, तो स्वाभाविक है कि वो कहीं कहीं उनसे आप जो है पैसा उसका निकाल सकते हैं। एक विश्वास होता है, साख पत्र मतलब विश्वास ही कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिवेशवाद। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया? याद रखेंगे कि खास करके उपनिवेशवाद आपको अगर शॉर्ट भाषा में समझाऊँ तो शॉर्ट भाषा में आप ये समझिए कि अगर कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे से देश को कब्जा कर लेता है और उस देश का शोषण करता है या फिर उस देश को शोषण करे या उस देश में अपना फैक्ट्री कुछ भी चीज़ लगा करके और यहाँ से वो अपना हर चीज़ यहाँ से हर माल वहाँ से सप्लाई करे और अपने हिसाब से वहाँ फैक्ट्री चलाए और किसी प्रकार का मतलब कोई भी ज़्यादा उसकी अपनी मोनोपोली चलता हो, एक तरीके से कह सकते हैं उसको उपनिवेशवाद, वो उपनिवेश है। तो उपनिवेशवाद में ये भी होता है कि उपनिवेशवाद मतलब कह सकते हैं इससे पहले जो अंग्रेज का उपनिवेश हमारा भारत था और भारत से वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसे धन लूट करके वो ले गए हैं, ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या दी हुई, तो किसी भी साम्राज्यवादी देश द्वारा, साम्राज्यवादी मतलब जो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, अपना देश को फैलाना चाहता है, द्वारा किसी दूसरे देश पर अधिकार कर उसकी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं उसके शासन प्रबंध पर नियंत्रण कर लेने को ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। कह सकते हैं ये भी परिभाषा चल सकता है, लेकिन मैंने जो बताया आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। आप अपने स्तर से भी अगर कुछ बेस्ट लिखना चाहते हैं तो वहाँ तो लिखना है आपको अपने शब्दों में, एग्जाम में हमेशा आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। तो ऐसे तो बहुत सारी बुक्स में किताब में हर जगह आपको अलग अलग चीज़ें सभी टीचर्स अलग अलग बताते हैं, लेकिन आप समझिए हर चीज़ों को गौर से और आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में बेहतर तरीके से जितना बेहतर आप लिख सकते हैं वो लिखेंगे। इसके बाद है देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप उपनिवेशवाद के विस्तार को मदद मिला है। अब कारखानों में बहुत अधिक मात्रा में माल तैयार होने लगा है। औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता और तैयार माल के बेचने के लिए नए बाजारों की जरूरत थी। तो यह काम नए क्षेत्रों में उपनिवेशों की स्थापना से ही संभव हो सकता था। यूरोप के अनेक राष्ट्र उपनिवेशों की स्थापना में जुट गए। तो आपको मैं बता दूं कि ये सब जो है बहुत सारा इसमें उपनिवेशवाद है, मोटा मोटा मैंने आपको समझाया वही उपनिवेशवाद होगा। और उपनिवेशवाद आप उस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आपको यह जो है PDF चाहिए, मैं जो 10 क्वेश्चन बनाया हूँ इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप जरूर हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप चैनल है हमारा रिवीजन गुरु 07, आप वहाँ जाएंगे आपको इसी PDF मिल जाएगी और इसका PDF मैं उस पर शेयर कर दूँगा, तो आपको इनसे फायदे मिल जाएंगे। ये जो 10 क्वेश्चन है इनका सारा आंसर उसमें दिया हुआ है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपका जो है ये 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब मुख्य रूप से ये 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कर सकते हैं लगभग 10 पेज, ये 9 क्वेश्चन ही था मुख्य रूप से। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न कर सकते हैं, सोशल साइंस के थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप जरूर इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सभी सब्जेक्ट का, बाकी सभी विषयों का भी यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया हुआ है। आप जरूर उस ग्रुप में जाकर के, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।